शोभा ओझा जो कि कांग्रेस की शोभा ओझा है, बरखा शुक्ला जो कि भाजपा की तरफ से हैं, वो लगातार इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम मंच में अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपनी बातें रख रही थी और इस बात की उम्मीद जता रही थी कि उनकी पार्टियों की जो नीतियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ है और वो जनता के नजदीक तक पहुंचती है, जनता की बात को सबके सामने रखती हैं। और अब चलते हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आ चुके हैं मंच में। हम सीधे चलते हैं, आखिर रविशंकर प्रसाद क्या कहने जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी का सर बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन। अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो एक वकील हैं और अयोध्या जैसे केस में लड़े थे, जीते भी थे लखनऊ की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से। अब वो मामला आगे है, लेकिन अब वो कानून मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं, तो उस पर कितनी बात करेंगे ये तो हमको आने वाले वक्त में अगले आधे घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। रविशंकर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मिडनाइट जजमेंट की। मिडनाइट जजमेंट की एक जो मिडनाइट ऑर्डर आया, उसको आप कानून की दृष्टि से, कानून मंत्री की दृष्टि से कैसा देखते हैं? देखिए, अब कानून मंत्री से आपने पहले ही बाउंसर में संवेदनशील सवाल उठा दिया। ये कोर्ट का अधिकार है कि वो निर्णय करे, अपने दरवाजे रात के कितने बजे खोले, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सामान्यतः अगर किसी को फांसी लगती हो या इरिवर्सिबल पोजीशन हो तो कोर्ट के दरवाजे एक बार खोले गए थे। अब कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार बनाने की पहल पर भी दरवाजा खोला, अच्छी बात है, कोर्ट का अधिकार है। दीपक जी, हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक बात आज आपके सामने और आपके मंच पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा। जनता के द्वारा बार बार हराए गए लोग अगर कोर्ट के गलियारों से प्रायोजित लिटिगेशन करके देश की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो यह हमें गवारा नहीं होगा। और यह बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लोया केस, एक जज की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से, नहीं होनी चाहिए थी, 3 साल के बाद उठाया गया। यह पूरा इंपीचमेंट का विषय, ये बाकी विषय। जिस तरह से राहुल गांधी ने जुडिशरी के विषय को जनता के सामने उठाया, एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अब देश के एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कई बार मर्यादाएं होती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, लोकतंत्र में उनका बहुत बड़ा स्थान, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जनता के द्वारा हराए हुए लोग अगर प्रायोजित लिटिगेशन और केसेस के द्वारा देश की पॉलिटिक्स चलाएंगे तो इस पर हमारा पूरा विरोध है। मैं खुलासा चाहूंगा कि पॉलिटिक्स चलाएंगे, एक तरफ जुडिशरी का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइवेट लिटिगेशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होती है और इसी को अंततः मुद्दे में कन्वर्ट करने की, नरेशन बदलने की कोशिश इससे होती है? चाहे वो जस्टिस लोया वाला मामला हो, चाहे वो कर्नाटका वाला मामला हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे इम्पीचमेंट की बात हो। देखिए, आपने मेरे को वकील के रूप में पेश किया। मेरा एक और परिचय है ना कि बिहार में चारा घोटाले को उजागर करने वाले वकील रविशंकर प्रसाद मैं ही हूं ना, जो पूरा पीआईएल हुआ था, मैंने बहस किया था, अलकतरा घोटाला किया था। अगर नेता चोरी करें, भ्रष्टाचार करें, जरूर कार्रवाई होना चाहिए, पीआईएल होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, उस बात को आप समझिए। जस्टिस लोया का दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान हुआ, उसके 3 साल बाद इस विषय को उठाया गया और जजमेंट के बाद भी राहुल गांधी उसकी चर्चा करते हैं। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खरी खरी बातें कही हैं, जिस तरह से पूरी जुडिशरी को एक प्रकार से कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। मैंने इम्पीचमेंट का विषय उठाया, आपने देखा होगा उसको। कोर्ट में कम बहस करते हैं, बाहर अधिक बहस करते हैं। और अभी आपने राम जन्मभूमि की बात की, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस बहस के दौरान यह कहने की क्या जरूरत थी 1919 में इसकी सुनवाई की जाए, 2019 में सुनवाई की जाए? इसका मतलब क्या है? ऐसे कई उदाहरण हैं।
इसी संदर्भ में मैंने आपको ये बात कही थी। हमने हमारा कमिटमेंट क्यों है, आपने अच्छा किया सवाल पूछ दिया, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अनुभवी संपादक हैं। इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, रविशंकर प्रसाद और कई लोग, कोई थोड़ा बड़ा है कोई थोड़ा छोटा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संघर्ष किया है 3 आजादी के लिए, इंसान की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। तो इस सरकार के प्रमुख लोग वो हैं जिन्होंने न्यायपालिका की आजादी के लिए लाठी खाई है, जेल गए हैं, संघर्ष किया है। यह हमारा रिकॉर्ड है और रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? उन्होंने, आपको याद होगा, 71 में सुपरसीड किया 3 जजेस को, पहली बार जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शेलेट, जस्टिस हेगड़े को। इमरजेंसी में एक बहादुर जज थे HR खन्ना, जिन्होंने फैसला किया था कि इमरजेंसी में भी जनता के मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे, हम सुनवाई करेंगे। उनको सुपरसीड कर दिया गया 2 महीने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के इस पूरे रिकॉर्ड पर मैंने टिप्पणी की थी। आज जब आप बार बार आते हैं, आप ये कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव कांग्रेस लाने की कोशिश की और उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया, बाद में उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो एक उचित कदम था, वो पॉलिटिकली एक साउंड कदम था? आपको क्या ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसको अननेसेसरी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, न्यायपालिका के संस्थान और मुख्य न्यायाधीश के पद का अगर सम्मान करना है तो कोई और लाए, मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी इसका प्रमुख चेहरा बनती है, हमारी चिंता कांग्रेस पार्टी पर है। और आप सुप्रीम कोर्ट मूव करने की बात करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने जब उस पूरे आवेदन को रिजेक्ट किया तो उनके बारे में क्या क्या कहा गया? तो इस संस्थान के बारे में कांग्रेस का जो एटीट्यूड रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। इसीलिए लोकतंत्र लोकलाज से भी चलता है और उस लोकलाज में कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा, थोड़ा सा आप मालूम करिए, कांग्रेस के बहुत लोग इससे खुश नहीं थे जिस तरह से किया जा रहा था, फिर भी यह करने की कोशिश की गई। और राहुल गांधी ने जिस तरह से जजेस को लेकर अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहा, लोया केस के फैसला होने के बाद भी उसको एक प्रकार से उठाते रहे, मेरे ख्याल में वो बहुत ही गैर जिम्मेदार आचरण था, यह मैं अवश्य कहूंगा। क्या आपको लगता है कि ये लोग संशय के, देश के लोग जिम्मेवार हैं, देश के लोग समझते हैं? अभी मेरे आने के पहले अंतिम क्षण एक नारी शक्ति के सम्मान पर चर्चा चल रही थी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1-2 टिप्पणी करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मोदी जी की सरकार में देश की विदेश मंत्री एक महिला है, देश की रक्षा मंत्री एक महिला है, और 7-8 महिलाएं इस देश में बड़ी मंत्री हैं। मोदी जी की सरकार में देश की बेटियों को परमिशन मिला कि तुम फाइटर प्लेन भी उड़ाओगी, और उनको यह भी अवसर मिला कि वो एक जहाज लेकर पूरी दुनिया घूम करके आई है। और मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। देश की बेटियों का सम्मान यह बना कि अभी 26 जनवरी को जो बुलेट मोटरसाइकिल पर करतब करते हैं CRPF के जवान, इस बार कहा बेटियां वहां पर दिखाएंगी कि उनकी क्षमता क्या है। और मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ कि जब राष्ट्रपति ओबामा 2015 में आए थे तो भारत की जो 26 जनवरी की परेड होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। मद्रास की रेजिमेंट पहली होती है। PM ने कहा देश की हमारी महिला टुकड़ी लीड करेगी, हम दिखाना चाहते हैं देश में क्या हो रहा है। तो चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय है या बाकी विषय, मैं देश का IT विभाग देखता हूं दीपक जी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मोदी जी की एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन था करनाल में, मैं भी गया 2015 में। उन्होंने एक बात कही थी, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अब वो एक बात इतनी महत्वपूर्ण थी, आज हम लोगों ने कोशिश की और पूरे हरियाणा का सेक्स रेडियो काफी संभल गया है, आपको पता है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र में आलोचना का भी अधिकार है। लेकिन आज 4 साल बाद जब आपके साथ मैं इस मंच में बैठा हूं तो एक ही बात कहूंगा, हिंदुस्तान और आशाओं से भरा हुआ है। 4 साल में हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात, भारत की दुनिया में ताकत
और प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। आज वो चीन के राष्ट्रपति भी इनफॉर्मल कंसल्टेशन के एक मत मोदी जी आइए, पुतिन बुलाते हैं। और आप एक बात और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अपना भारत रत्न दिया, इराक ने दिया, ईरान ने दिया, सऊदी अरेबिया ने दिया, यूएई ने दिया, मस्कट ने दिया। मैं इन राष्ट्रों का नाम कुछ कारण से ले रहा हूं। ये क्या है? मिडिल ईस्ट के बड़े राष्ट्र हैं। उनको लगा मोदी जी और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो हमने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, गरीबों की चिंता की है और सबसे बड़ी बात है, देश में आशा का संचार किया है। लेकिन मैं आपसे एक रिवर्स सवाल पूछना चाहता हूं। आपने महिलाओं के सम्मान की बात करी, इसी सरकार में और बीजेपी की राज्य सरकारों में कठुआ और उन्नाव जैसे कांड भी होते हैं, जिसमें लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, कहीं बीजेपी के एमएलए के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। तो आपको नहीं लगता कि ये संशय पैदा करता है, ये संदेह पैदा करता है? बहुत सही कहा आपने। इन दोनों घटनाओं को हम उचित नहीं मान सकते। समाज है तो अपराध भी होगा, लेकिन हमने क्या काम किया? आज हमारे विधायक जेल गए कि नहीं गए? सीबीआई इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई? हमने कोई बचाने की कोशिश की क्या? आप देख लीजिए। कठुआ की घटना के भी कई स्वरूप है, लेकिन वहां भी अगर लगा कि हमारे मंत्री को नहीं जाना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? आज वहां कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और अगर इसके कारण एक स्थिति उत्पन्न हुई तो 12 साल और उससे छोटी बच्चियों का अगर बलात्कार होगा तो फांसी की सजा मिलेगी। ये कानून हमने पास करके दिखाया कि नहीं दिखा? आपने ये भी देखा। ऐसा नहीं है। बड़ी बात आप समझिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है और सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना साहस दिखाती है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। चुनौतियों का सम्मान करने के लिए साहस दिखाती है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि वाकई एक सही सेंटेंस होगा आपकी बात को डिफाइन करने के लिए। लेकिन यहां पर फिर मैं सवाल लेकर आऊंगा, 3 तलाक, उस पर ऑर्डिनेंस जो है वो अभी तक नहीं आया है। उस पर क्या कानूनी दिक्कत है? क्योंकि सरकार ने अपने इस कमिटमेंट को बहुत पहले ही जाहिर कर दिया था और कोर्ट में उस ढंग की साफ साफ दलीलें भी दी थी और कोई ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया था। आपने बहुत सही कहा। यह 3 तलाक का मुद्दा भी नारी सम्मान का ही मुद्दा है। 3 तलाक का मुद्दा न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है। 3 तलाक का मुद्दा है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। ये कौन सी बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी संविधान के मौलिक अधिकार रहने के बावजूद भी कहा तलाक 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 और तुम सड़क पे जाओ। और आपको बताऊं दीपक जी, इस पूरे मुहिम में शामिल होने के बाद कई 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं मुझसे मिली थी। उन्होंने कहा रविशंकर जी, हमारी ईद भी आज हो रही है, हमारा 15 अगस्त भी आज हो रहा है। बड़े भावुक होकर बोली वो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, हमें लगता था कि इस पर कार्रवाई अब रुकेगी। उसके बाद भी बदस्तूर 3 तलाक जारी है। लोकसभा में पारित हुआ, फिर भी जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उनके नेता सोनिया गांधी महिला है, मायावती जी महिला है, ममता जी महिला है, ये सब इस पर खामोश क्यों है? ये वोट बैंक की सियासत कहां तक जाएगी? ये मैं आपके मंच पर सवाल छोड़ रहा हूं। जिस तरह से आज भी उनका स्टैंड है, अब आपने कहा सही है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जब वो जल्दी परिणित होगा तो आपको हम बताएंगे। लेकिन आज आपके मंच पर हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि हमारा कमिटमेंट, हमारा संकल्प इस मुल्क की खवातीनों की इज्जत के लिए बिल्कुल बदस्तूर जारी है। हम सुप्रीम कोर्ट में साथ उनके खड़े रहे और यहां खड़े हैं। और एक बात जानिए दीपक बाबू, ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो शाबानों पर झुक गई, ये मोदी जी की सरकार है, उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। खड़ी है, खड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस में देरी, मैं इस चीज के कॉन्ट्रडिक्शन को समझना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि आपके जैसे ही संसद खत्म होती, संसद के दौरान तो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, जैसे ही संसद खत्म होती इस पर ऑर्डिनेंस आ जाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या आप दूसरी पार्टियों के निर्णय के या उनके एटीट्यूड के या उनके पक्ष का इंतजार कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, या आम सहमति बनाने की कोशिश की राज्यसभा में? बहुत सही कहा। हमारी कोशिश तो रहेगी हमेशा कि कम से कम नारी न्याय के मुद्दे पर तो हम एक हो जाएं। वो कोशिश अपने तरीके से चलती है, लेकिन जहां तक उनको इज्जत और न्याय देने की बात है उसमें कोई कमी नहीं होगी। एक प्रक्रिया की बात है, थोड़ा आप संयम रखिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना था, आपने राहुल गांधी को पॉइंट किया और जुडिशरी के बारे में उनके बयानों को लेकर चिंता जाहिर की।
4 जज सुप्रीम कोर्ट के निकल के आए और उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। क्या आपको यही लगता है कि ये मात्र जुडिशरी की आंतरिक समस्या थी या एक वाकई में सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मुद्दा? आपको क्या लगता है इस बारे में एज ए लॉ मिनिस्टर? अब देखिए, कानून मंत्री के रूप में मेरी सीमाएं हैं, इस बात को आप समझिए। और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये अनयूजुअल था, ये मैं मानूंगा कि माननीय न्यायमूर्ति बाहर आके प्रेस करें, बाकी करें, लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि मुझे न्यायपालिका के अंदर की ताकत पर विश्वास है और उनकी क्षमता को मैं ट्रस्ट करता हूं कि अगर आपस में कोई विषय है तो उसको सुलझाएंगे और सुलझाना चाहिए, और इस मामले का राजनीतिकरण कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, जुडिशरी में डिफरेंसेस हुए हैं पिछले 50, 60, 70 वर्षों में, लेकिन हमें जुडिशरी के अंदर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। और मैं राहुल गांधी की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वक्तव्यों की बात मैंने इसलिए की कि वो आज नहीं अभी भी उठाते ही जा रहे हैं उसको। तो आज मैं आपके मंच से राहुल गांधी को एक अनचाही सलाह देना चाहता हूं। जिस पद पर वो बैठे हैं वो अपने परिवार के लिंग के कारण बैठे हैं, लेकिन उनको एक बात का मैं स्मारक दिलाऊंगा कि उस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, इंदिरा जी बैठी हैं, राजेंद्र बाबू बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, मौलाना आजाद बैठे हैं, सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं। एक बार अगर उनकी विरासत को याद रखेंगे तो शायद उनके आचरण में एक संयम की आवश्यकता है। यह आप सलाह है या उनके लिए चेतावनी कि अगर आप इस रास्ते पर नहीं चले तो आपकी गाड़ी जो है वो सड़क से उतर जाएंगी? गाड़ी को सड़क से उतारने का काम जनता का है, और राहुल गांधी की अगुवाई में जनता उनकी गाड़ी बार बार उतार देती है। कर्नाटक में भी गाड़ी उतारी गई उनकी, मालूम है ना आपको? मैंडेट हमारा था ना, भले हम 5-7 सीट से पीछे रह गए, लेकिन यह सलाह मैंने क्या कहा, नेक सलाह बिना बताए दे रहा हूं, बिना कहे दे रहा हूं, और आपके साथ आपके मंच पर दे रहा हूं। ठीक है, राहुल गांधी की आपकी ये सलाह हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। बात की हेडलाइन चलाएंगे कि राहुल गांधी को आपने ये सलाह दी है। लेकिन मैं एक मुद्दे पर और आगे आना चाहता हूं। अभी तक राज्यपाल का विवेक, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का विवेक, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है। आपको नहीं लगता कि स्ट्रक्चर्ड मैंडेट के दौर में, इस दौर में जब एक सीट ऊपर नीचे होने से सरकारें बन या बिगड़ जाती हैं, शायद हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस वक्त ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सोची ना हो? क्या आपको लगता है कि अब उसके लिए कोई कानून को बदलने की जरूरत है या विवेक की सीमाओं को तय करा जाना चाहिए फिर से रिलुक करके? इसका एक जवाब मेरा संवैधानिक है और एक पॉलिटिकल है। पहले मैं पॉलिटिकल जवाब दूंगा दीपक जी। देश की जनता जवाब दे देती है। शायद मेरे ख्याल में कर्नाटक में बहुत दिन के बाद एक स्थिति आई है कि कोई पार्टी 7 सीट से रह गई या बाकी सीट से रह गई। बाकी जनता सामान्यतः आजकल बहुमत देती है। आपने देखा आसाम, आपने देखा त्रिपुरा, जहां पार्टियां कमजोर थी वहां भी हम जीते। लेकिन परंपरा बहुत अच्छी स्टैब्लिश्ड है, और वो क्या है कि पहले आप सबसे बड़ी पार्टी को बुलाइए, उनके सहयोगियों के साथ बुलाइए, नंबर 1। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला हो तो नहीं, उसके पहले प्री पोल अलायंस को बुलाइए। अगर कोई प्री पोल अलायंस है, बड़ा है, उनको बुला लीजिए आप। वो नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाइए अपने सहयोग के साथ, अगर वो हो तो। और तीसरा, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस को बुलाइए। ये आपको सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन में चर्चा है। लेकिन आज आपसे मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि ये स्थितियां आएंगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सरकार में मुख्यमंत्री है, वो हार गया, और जिस पार्टी ने उसको हराया, जैसे भी बीजेपी का हाल है, वो 10 सीट से बहुमत से कम है, तो हारे हुए मुख्यमंत्री जाएंगे, 4 पार्टियों को जुटा लेंगे, कहेंगे सरकार तो मेरी ही बननी चाहिए। लोकतंत्र फिर लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकमत से भी चलता है, जिसको हम जनादेश कहते हैं। इन बातों का विचार करना पड़ेगा, होना भी चाहिए। वरना देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, उनके 16 मंत्री हार गए। सिद्धारमैया जी को राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत लोकप्रिय है, बहुत बड़ा काम किया है, एक जगह 36,500 वोट से हार गए, एक जगह 1,700 वोट से जीत गए। फिर भी सरकार हम बनाएंगे। तो ये भी विसंगतियां हैं। देखिए, अगर आप इसको विसंगति मानते हैं, माफ कीजिएगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का राजनीति, ये वैधानिक जवाब नहीं है, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा
इवन इन केस ऑफ बाकी जो कर्नाटक का केस था, मुंबई के जजमेंट कहा कि नए चुनाव में राज्यपाल या राष्ट्रपति किस विवेक का प्रयोग करेगा, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, क्या है, इसका उनको विचार करना चाहिए। कर्नाटक, आपने कहा मुख्यमंत्री हार गया एक जगह से, ठीक है, सिद्धरामैया जी हार गए। मैं गोवा की सिचुएशन आपको बताता हूं। वहां पर आपके मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर खुद हारे, वहां पर आपके कई मंत्री हारे, ये भी एक हकीकत थी। लेकिन उसके बाद भी कम विधायक होने के बावजूद आपने मनोहर पर्रिकर जी को वहां पर शपथ दिलवा दी। क्या ये दोनों सिचुएशन में किसी तरह की समानता आप देखते हैं? एक बात, पहली बात है कि गोवा में एक तो मुख्यमंत्री हारे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की संख्या का अंतर 3-4 था, पहले बात ध्यान रखिए आप। दूसरी बात है कि सरकारिया कमीशन ने यह भी कहा है दैट पार्टी विच टेक्स ए क्लेम। अब कांग्रेस पार्टी सोई रहेगी तो इसका आरोप हम पर क्यों लगा रहे हैं? मणिपुर में उन्होंने स्टेक क्लेम नहीं किया था। देखिए, वैसे भी कई कारणों से कर्नाटक और गोवा की तुलना नहीं हो सकती, जैसे मैंने बताया आपको। बड़ा सवाल फिर मैं क्या कर रहा हूं आपसे, अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो मणिपुर हो या गोवा हो या कर्नाटका हो, तो देश के सामने क्या क्या मानक होने चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या 4 साल के लिए आपने मुझे बुलाया है सिर्फ इसी पर चर्चा करने के लिए? गाड़ी इससे आगे भी बढ़ेगी? नहीं, गाड़ी बिल्कुल बढ़ेगी, गाड़ी हाईवे पर है, अभी हाईवे पर है, ठीक है, हाईवे पर है, हाईवे पर है, और हाईवे बड़ी तेजी से बन रहे हैं, इसलिए हाईवे पर हम जल्दी आ गए चलते चलते। अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि जो बड़ा मसला है, जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, इन 4 सालों के अंदर आपको क्या लगता है, कौन सी लैंडमार्क चीजें रही जिसका आप उल्लेख करना चाहोगे 4 साल के कामकाज के संदर्भ में? देखिए, लैंडमार्क चीजें तो बहुत हैं, मैं कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूं। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां स्कूल से बाहर चली आती हैं क्योंकि शौचालय नहीं है, और 4 साल में अगर 7.5 करोड़ शौचालय देश में बनते हैं, स्कूलों में बनते हैं, तो एक बड़ी बात है। अगर हमारी माताओं की आंख में धुआं आता है और 3.5 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा उज्ज्वला में मिलता है, तो एक बड़ी बात है। आईटी विभाग के रूप में ये जैम ट्रिनिटी क्या है? हमने जनधन आधार मोबाइल को जोड़ा, 31 करोड़ बैंक अकाउंट, 120 करोड़ मोबाइल, 120 करोड़ आधार, 121 करोड़, और हमने गरीबों के अकाउंट में पैसा भेजना शुरू किया, राशन का, बाकी का। कितने पैसे बचाए हमने? 90,000 करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। राजीव गांधी ने कहा था, याद है आपको एक बात, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 20 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी की सरकार में दिल्ली से गरीब के, ये पूरा जो आपके हर गांव में 18,000 गांव में हम बिजली पहुंचाएंगे, और पहुंचा के दिखा दिया। ये हमने करके दिखाया। आपको बताऊं, मैं जब मंत्री बना था, मैं बैंगलोर गया था, दीपक जी, आईटी कंपनियों से बात करने, तो वहां बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बच्चे खड़े थे। आपके टीवी कारण चेहरा पहचानते हैं। मैंने कहा, रवि भैया कुछ ऐसा करिए कि हम अपने गांव तरफ लौट सके, बेंगलुरु बहुत महंगा है। मैंने छोटे शहरों में बीपीओ की योजना बनाई, हम 1 लाख सब्सिडी देते हैं। मित्रों, पिछले 3 साल में देश के 27 प्रदेशों में 89 बीपीओ खुल गया है। और कहां कहां खुला है? इंफाल में, कोहिमा में, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, पटना में, समस्तीपुर में खुलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर खुल गया, और कहां कहां? आपके बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, औरंगाबाद में, भिवंडी में, और जो नया मैंने फाइनलाइज किया हमारे विभाग ने, देवरिया में, गाजीपुर में, जहानाबाद में और गया में। आप कभी सोच सकते हैं कि इन जगहों पर डिजिटल क्रांति हो रही है? एक बार मोदी जी ने कहा था, रविशंकर तुम कहते हो कि मोबाइल फोन 121 करोड़ है, बनता कितना है? जिस समय हमारी सरकार आई थी सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, दीपक बाबू। आज देश में 120 नई मोबाइल फैक्ट्रियां आ गई हैं जो मोबाइल बना रही हैं, और सारी दुनिया के ब्रांड्स यहां आ गए। 22 को मोबाइल बनता है मेक इन इंडिया में। तो ये मुद्रा योजना बताइए, हमने 12 करोड़ 33 लाख लोगों को 5,67,000 करोड़ रुपए दिए। छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी, फुटपाथ पर काम करने वाले। तो गरीबी, पूंजी निवेश भी सबसे हाईएस्ट, 7.3% ग्रोथ भी। तो ये विकास, समावेशी विकास, ये हम कर रहे हैं। समावेशी विकास, तो आपको क्या लगता और है? एक बात, और इसमें न किसी समुदाय की चिंता की, मुद्रा में दीपक बाबू 50% बेनिफिशियरी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है। उज्ज्वला में भी बड़ी संख्या में वो है। तो ये हम करके दिखा रहे हैं। आपने कहा सबका साथ सबका विकास,
लेकिन एक धारा ये भी है जो ये कहती है कि ठीक है, विकास तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी राह हिंदुइज्म भी है। तो आप किसको, दोनों को पैरेलल मानते हैं या हिंदुइज्म को आगे मानते हैं और विकास को उसके पीछे? देखिए, ये दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, किसी का मत कुछ भी हो, आस्था कुछ भी हो, सबकी चिंता करेंगे। जहां आपने हिंदू चिंतन की बात की, हम उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि भारत की एक सनातन परंपरा रही है जो वेदों से निकली है, जहां पर एक भारत की इस महान संस्कृति के बारे में कहा, एकम सदैव विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। हम उसको भी आगे, हमें अपने हिंदू होने पर शर्म नहीं है, लेकिन हमें देश के सारे मतों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, समावेशी भारत बनाने की जरूरत है। और इसका इशारा प्रधानमंत्री जी ने कहां किया था? आप उस कार्यक्रम में थे, कालीकट में हमारी नेशनल काउंसिल थी। जब वो कब हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक के पहले तनाव था। पीएम से पूछा गया और नेशनल काउंसिल में सारे लोग आते हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों को न तिरस्कृत करो न पुरस्कृत करो, उन्हें अपनाओ। ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। तो ये हमारी सोच है। अब कुछ लोग खाली जो वो, और यही तो मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब जरा एक सवाल मुझे नहीं, आज एक सवाल तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। आज जो लोग रोज सेक्युलर कम्युनल की बात करते हैं, वो 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के अधिकार पर खामोश क्यों हैं? ये सवाल तो हम जरूर पूछेंगे। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? सेक्युलर है या कम्युनल है? कभी इस पर भी फैसला करिएगा आप। मैं जरूर आज शाम के सेशन में सवाल को उठाऊंगा और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता होंगे जो इस सवाल का जवाब देंगे, और उस जवाब को मैं आप तक ट्वीट करके पहुंचाऊंगा भी, इसका भी मैं वादा करता हूं। लेकिन सर, हम आगे बढ़ें, आगे आपसे बात करूं और अयोध्या मुद्दे का जिक्र न करूं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस मुद्दे से जुड़े रहे हैं एज ए लॉयर, एक वकील के तौर पर। अब आप कानून मंत्री हैं, आपकी रोल रिवर्सल हुआ है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अयोध्या में एक मंदिर बनना चाहिए, ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों का मत है। तो क्या ये मंदिर हम 2019 से पहले देख लेंगे? देखिए, बनते हुए शुरुआत देख लेंगे? नहीं, पहले मेरा एक ही बात कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी अपेक्षा होगी ये सुनवाई जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये विषय मैं कानून मंत्री के रूप में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ये मामला मैं उस मामले में पेश हुए वकील के रूप में कह रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में सबूत हैं कि एक निर्णय की अपेक्षा है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं कि 2001 में या 2 में जज ने फैसला कि मैं खुदाई करवाऊंगा। जहां रामलाल विराजमान है उनके 50 फीट छोड़कर खुदवाई कराऊंगा। अब हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, क्या निकलेगा पता नहीं है। उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदवाई करेगा, 2/3 मजदूर हिंदू होंगे, 1/3 मुसलमान होंगे। 2 एडीजे जो उसकी देखरेख करेंगे हिंदू होंगे, 1 एडिशनल जज मुसलमान होगा। और वकील लोग अपना आइए। खुदाई के बाद जहां रामलला विराजमान है उसके नीचे से 7th सेंचुरी से लगातार मंदिर के अवशेष निकल गए, जिसका गर्भगृह उसके नीचे था। अब आप देखते हैं बाकी सब कुछ है। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स से ऊपर जाकर एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस मामले की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और देश की अपेक्षा है कि इसका निर्णय एक समाधानकारक होना चाहिए। बार बार ये बात आई, जैसे आपने कहा कि कपिल सिब्बल ने मामला उठाया कि 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई न हो। ये क्या कारण है कि इनको इस बात से राजनीतिक डर सा लगता है कि 2019 से पहले कहीं ये मामला सुलझ न जाए, जिसकी संभावना ज्यादा दिखाई देती है? देखिए, इसका जवाब आप उनसे पूछिए। योग्य वकील हैं, काफी बोलते हैं, तो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एडहॉक पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? कभी राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, लोग कहते हैं ताला गलत खुलवाया। कभी कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव पर आरोप लगाती रहती है। आज ये चल रहा है। आज इतिहास की क्रूर विरासत से ऊपर उठकर इस मामले का फैसला ईमानदारी से होना चाहिए। जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपने देखा होगा उनकी तरफ से भी बहस की गई, कोर्ट सुने ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नई बात देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता एक तर्क दे रहे हैं तो सुनना ही नहीं चाहिए। लोया केस जल्दी सुनना चाहिए, याद करिए आप। लोया केस का पीआईएल तो सुनवाई होना चाहिए, लेकिन राम जन्मभूमि का केस नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब?
मुझे लगता है कि अब इसको सियासत से ऊपर ले जाना चाहिए। और आपको लगता है देश के लोग इसको सियासत से ऊपर ले जाएंगे? मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, मुझे इस देश की जनता की समझदारी पर बहुत विश्वास है। और ये आपको मालूम है कि मैं अपने छात्र जीवन से एक सक्रिय हूं, जेपी मूवमेंट में रहा हूं, तो मैंने इस देश की जनता के समझदारी पर बहुत विश्वास किया है और वो समय समय पर कई चुनौतियों का निराकरण अपने तरीके से करते हैं। चुनौतियों का निराकरण करती है, लेकिन अब मैं आता हूं बड़े मुद्दे पर। अब मैं आता हूं 2019 पर। 2019 आपको क्या लगता है आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि आज ये जो मंच सजाया है, ये आज से हमारी एक घड़ी शुरू हो गई हमारे चैनल पे, जो बाकायदा इस बात का काउंटडाउन देगी कि अगली सरकार के बनने में अब कितने वक्त बचे हैं। आज से 366 दिन है अगर हम कल को बेंचमार्क माने, और कल से 365 दिन, तो जो आखिरी दिनों का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। इलेक्शन पीरियड शुरू होने ही वाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ हो जाएगा। तो आपको 2019 में जनता से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप जनता से, और क्या मैसेज देंगे सरकार के एक मंत्री के हैसियत से? अब 19 की बात तो अभी दूर है, लेकिन हमने 4 साल में ईमानदारी से देश को चलाकर उसका मान बढ़ाया है, तो जनता से अपेक्षा होगी हमें आशीर्वाद दें। लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर भी खूब चल रहा था उस दिन जो शपथ ग्रहण हो रहा था, तो विपक्षी बड़े खड़े थे। उसमें मुझे 2 चीज बड़ी रोचक लगी। सोनिया जी और मायावती जी के बगल में ममता जी खड़ी थी, तो सीताराम येचुरी को बोला कि अब हम कहां जाएं, तुमने जबरदस्ती राहुल गांधी का हाथ पकड़ लिया। ये भी हमने नजारा देखा है। ये देश अब इस प्रकार के अवसरवादी गठबंधन से नहीं चलने वाला है दीपक बाबू। मतलब आप देख रहे हैं कौन किसका हाथ पकड़ रहा है। अब आप टीवी पर दिखा रहे हैं तो हम क्या करें साहब, बताइए। अब ना देखें तो समस्या है। तो अब देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन से नहीं चलने वाला है। और 2019 का भारत दीपक बाबू 1990 का भारत नहीं है, क्षमा करिए। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। देवेगौड़ा के बारे में केसी जी ने क्या क्या कहा था, अभी आपके यहां आ रहा था तभी मालूम हुआ कि डिप्टी सीएम पर वहां उठापटक चल रहा है। आज देश आशा भरी निगाहों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और आज जब मैं यहां बैठा हूं तो आपके चैनल पर आईटी मंत्री के रूप में मैं जो नौजवानों को देखता हूं, उनकी आशा, उनका विश्वास। एक एशिया की बड़ी आईटी कंपनी के हेड मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, रविशंकर जी, आज आपको मैं एक बड़ी बात आपके देश के बारे में बताना चाहता हूं। पहले मैं आईआईटी में जाता था नियुक्ति के लिए कैंपस सिलेक्शन में, तो टॉपर्स हमारे पास दौड़ कर आया करते थे। आजकल कहते हैं नहीं, हमें स्टार्टअप बनना है, हम जॉब गिवर बनना चाहते हैं, जॉब सीकर्स नहीं। ये भी एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। तो इस अपेक्षा भरी नए हिंदुस्तान 2020 में वही दवा जो 1990 में चली, 96 में चली, 98 में चली। तो आपके एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, बड़ी रोचक लगी थी, उसको आज यहां दोहराने की इच्छा होती है। ये जो कुनबा है, ये कुनबा, ये 2 साल से अधिक अलग नहीं रह सकता और 1 साल से अधिक साथ नहीं रह सकता। तो अगर आप पिछले 25 साल का इतिहास देखें तो ये तो होता रहा है कि आज का भारत इसी कुनबेबाजी से चलेगा। और इस सब में न कोई प्रोग्राम है न कुछ है, सिर्फ एक बात, भाजपा का डर और भाजपा का खौफ, जनता को दिखा के वोट लो। देश इससे आगे चला गया है। देश वाकई इससे आगे गया हो न गया हो, लेकिन राजनीति हमेशा इसी तरह से हुई थी। एक जमाना था आप गैर कांग्रेसवाद चलाते थे, उसी को रोकने के लिए। आज भाजपा को रोकने के लिए लोग गैर भाजपावाद चला रहे हैं। नहीं, लेकिन गैर कांग्रेसवाद में भी एक प्रोग्राम का कमिटमेंट था। ये सब लोग 67 से 60 से साथ थे विचारधारा के आधार पर। यहां तो आप देख रहे हैं। इसलिए आगे आगे देखिए क्या होता है। अब हम तो अपना काम करते रहेंगे, बाकी किसी को नया कुनबा बनाना हो, तोड़ना, उनको करने दीजिए अपना काम। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आप बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, कि राजनीति में लोग कहते हैं कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। और अगर इसी तरह के अलायंस होते रहे, जिस तरह के लालू जी और नीतीश में हुए, खैर वहां तो बाद में कू हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जिस तरह का अलायंस यूपी में हुआ है और जिसका उसका जो सामाजिक संतुलन बैठता है, आपको नहीं लगता कि ये आने वाले समय में चीजों को और कॉम्प्लिकेट करेगा, भारतीय जनता पार्टी के चांसेस को और कम करेगा? मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की जात के कितने लोग हैं?
अगर आप जात पर ही आ गए तो। एक बार पीएम ने मुझसे कहा था कि मेरी जात सिर्फ 1% है गुजरात में। देखिए, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए, और जब देश जागता है तो मैं जाति का सम्मान करता हूं, समुदाय भी है, उससे ऊपर उठता है। और आपने देखा होगा, इसी में हमारे अखिलेश बाबू कहां पर चले आए, देखिए आप, मायावती जी कहां पर चली आई। तो देश आज इससे ऊपर उठ रहा है। और जो आपने बात की, तो आज बड़ी संख्या में वंचित वर्ग, पिछड़े लोग, एससी एसटी हमारे साथ हैं। सबसे अधिक एससी के एमपी हमारे हैं, एमएलए हमारे हैं, एसटी के एमपी एमएलए हमारे हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी की सरकार में हमारा सम्मान हो रहा है, तो ये दोनों बातें चलेंगी। इसलिए हाँ, लोकतंत्र में हर को अवसरवादी गठबंधन बनाने का अधिकार है, लेकिन जनता उस अवसरवादी गठबंधन को कितना स्वीकार करेगी, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए आप। एक बात बड़े जोक के साथ कहना चाहूंगा, ये जोक है, इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। लोग कहते हैं कि भारत में अगर सब कुछ चाहिए आपको तो आधार चाहिए, और विदेश के लिए उधार चाहिए। तो ये जो विदेश के उधार कांड होते हैं, जैसे नीरव मोदी हुआ, जैसे विजय माल्या हुए, तो ये जो उधार वाले लोग हैं, जो उधार ले लेके यहां से गए हैं, क्या इसका कोई लीगल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश सरकार कर रही है? क्योंकि आप कानून मंत्री हैं और आप इस बात को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे कम सजा है वो आर्थिक अपराध की है, और वाकई इसकी बहुत कम सजा है, लेकिन उससे चोट बहुत लंबी लगती है। मेरे आपका समय है ना, आप विस्तार से जवाब दूंगा इसका। नीरव मोदी के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हुआ कि नहीं? नीरव मोदी की लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई कि नहीं की गई, मुझे बताइए आप। और दीपक बाबू, ये सब हमारी विरासत है, क्षमा करिए आप, ये सब हमारी विरासत है। गीतांजलि का प्रॉफिट सबसे अधिक कब बढ़ा था मालूम है ना आपको? 2012 में। और मैंने रिकॉर्ड पर एक बार एक्सपोज किया था कि 80-20 में इन लोग को स्टार परफॉर्मर में अवसर देने का आदेश किसने पारित किया था? उस समय के वित्त मंत्री ने, चुनाव हारने के एक दिन पहले। तो ये सारी बातें सबके सामने हैं। आपने कहा कानूनी प्रावधान क्या है? फ्यूजिटिव बिल हम लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी ने वहां पास नहीं होने दिया, जो चल रहा था संसद में, उसको ऑर्डिनेंस किया है, वो कार्रवाई चल रही है। विजय माल्या वहां भागे, तो आपने देखा होगा हमारी सीबीआई की टीम वहां जीत गई। आज वो 9,000 करोड़ की देनदारी को इवन इंग्लैंड ने भी पुष्ट कर दिया। तो अपनी कभी आप एनपीए पर कार्यक्रम करिए, बड़ा मजा आएगा भाई। आप थोड़े खोजी पत्रकार हैं, तो एनपीए में किसको कैसे कितनी बड़ी राशि कब दी गई और किसके दबाव और किसके प्रभाव में दी गई, वो भी कहानी बड़ी जोरदार है। इस कहानी को हम दिखा चुके हैं और हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्स ने इसको एक कैंपेन की तरह उठाया। मुझे बात मैंने सुना है, मैं ये बात आपको कहना चाहूंगा, और मैं निसंदेह इस पर एक बड़ी बहस करूंगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो देश को खोखला बना रहा है अंदर से। ये आप एग्री करेंगे मेरी बात को? और देखिए, देश को खोखला बना रहा है। दिक्कत क्या हो रही है? बड़े बड़े लोग जो हैं, अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भूषण स्टील का जो विषय आया, हमने बैंक्रप्सी कोड लाया, इंसॉल्वेंसी कानून में। अब बताइए, 36,000 करोड़ रुपए में उसकी बिकवाई हुई है, बैंकों के पैसे बचे हैं। लेकिन मुझे चिंता होती है कि इनके चक्कर में जो छोटे 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के जो छोटे व्यापारी हैं, उनको परेशानी होती है। और ये बड़े बड़े लोग समझते थे कि यहां से लोन लिया, फिर वहां गए, वहां से लोन लिया, फिर वहां गए, तो ये सब अब चक्कर बंद हुआ है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। चलिए, आखिरी चीज, 2019 के लिए आपको क्या लगता है, क्या नारा होना चाहिए आज से अगर हम लिखना शुरू करें तो? देखिए, ऐसा है, पार्टी की ओर से तो एक बात कही है, नियत साफ, विकास की बात, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं दीपक बाबू ही नारा निकालें। क्राउड सोर्स कराए आप? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आउटसोर्स की क्राउड सोर्स, ये आईटी का टर्म है। देखिए, हमारे यहां एक माईगव चलता है, तो जब स्वच्छ भारत की योजना बनी तो कहा इसका निशान क्या होगा, तो हमने क्राउड सोर्सिंग कराई और जनता ने गांधी जी के 2 चश्मे बनाकर भेज दिया। कितनी बड़ी बात थी। तो आज थोड़ा हम आपके भी सृजनात्मक प्रतिभा का कुछ समाधान निकालें कि देश की अपेक्षा क्या है, किस नारे के अनुरूप देश चलना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की है।
लेकिन चलते चलते मैं एक ये भी बात कहना चाहूंगा कि जिस क्राउड सोर्सिंग की बात आपने कही है, अब कांग्रेस पार्टी के पास इतने कम पैसे हो गए कि वो क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं। ये भी मैं चलते चलते आपको बता दूं कि ये भी उनके सामने एक नया चैलेंज आने वाला है। आपने हमसे इतनी बातचीत की, खुलकर बात की, और वाकई ऐसे विषयों को छुआ आपने जो आप जनरली छूते नहीं हैं, लेकिन आपने हमसे ये बात की विभाग बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए।